वो रिजिडनेस के बारे में होगी। तो रिजिडनेस ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल है डेफिनेट वॉल्यूम के लिए। ये पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होगा, पोजीशन चेंज नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है जो वॉल्यूम है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। आफ्टर दैट वी डिस्कस द टाइप्स ऑफ सॉलिड, दैट इज एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एमॉर्फस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या डिफरेंस है देखिए। मैंने कल आपको एक एग्जांपल भी दिया था एमॉर्फस का, क्रिस्टलाइन सॉलिड का, दैट इन केस ऑफ amorphous solid there will be irregular arrangement of constant particles। और मैंने इसको इस तरह से बताया था कि अगर आपके स्कूल में रिसेस चल रहा हो, इंटरवल हो, तो उस समय जो अगर आप पार्टिकल्स हैं सारे बच्चे या जो भी लोग स्कूल के अंदर प्रेजेंट है वो एमॉर्फस फॉर्म होगी, इरेगुलर अरेंजमेंट हो गया। बट व्हेन यू आर appearing for an exam, you are going in examination room, then you have a proper sitting place and there only you have to sit and you will appear for the exam। वो आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म है। सिस्टमैटिक जो अरेंजमेंट है वो आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर दिखेगा। ये जो आपको यूनिट्स दिखाई पड़ रही है, यस्टरडे वी डिस्कस दैट दीज आर SiO4 यूनिट्स। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एन क्रिस्टलाइन, a crystalline and amorphous solid is, in case of crystalline solid there is a regular arrangement of constituent particles, that is SiO4 4 negative units in case of quartz are arranged in a long range order, while in case of glass which is an amorphous solid it has irregular और we can say short range order structure। आपको हो सकता है थोड़े लंबे समय थोड़ी डिस्टेंस तक लग रहा हो कि एक रेगुलर अरेंजमेंट आ रहा है, लेकिन वो फिर जाकर के डिस्टर्ब हो जाएगा। लग रहा है कि सेम रेगुलर अरेंजमेंट चल रहा है, लेकिन बात तो क्या हो जाएगा, सब डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये आपसे बात हुई थी हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में और एमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में। बहुत सीधा सीधा आंसर है, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और ये भी मैंने आपको बताया था, व्हेन आई टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इट मींस द पार्टिकल्स मे बी एटम्स, मे बी मॉलिक्यूल्स, मे बी आयंस। आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। कल 2-4 पॉइंट्स हमने और डिस्कस किए थे क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के बारे में। हमने कहा था क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट, जब उनके बीच की डिस्टेंस सब सेम ही चल रही है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सेम रहेगा और सेम टेम्परेचर पर वो सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक किया जा सकता है, तभी वो सब्सटेंस जो है वो मेल्ट होगा। इस तरह से जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं दे हैव वेरी शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ऑन द अदर हैंड amorphous solids are soft over a range of temperature and can be molded, blown into various shapes। तो जितने भी आपके पॉलीमर्स हैं लाइक पॉलीथीन, दे ऑल आर amorphous solids। रबर amorphous solid, all plastics are amorphous solid। जितने भी पॉलीमर्स आप पढ़ेंगे या आपको मालूम है, हमारे पास एक पूरा चैप्टर है पॉलीमर्स का, तो जितने पॉलीमर्स हम पढ़ेंगे उस चैप्टर नंबर इट इज आई थिंक 15 चैप्टर इज देयर, तो उसमें जितने भी पॉलीमर्स आप पढ़ेंगे तो वो सब आपके किसके एग्जाम्पल हैं, एमॉर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल है। तो एमॉर्फस को याद रखना बहुत आसान है। जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं, जैसे सेलोफिन मेम्ब्रेन का एक एग्जाम्पल आ रहा था, वो भी एमॉर्फस फॉर्म है। पॉलीथीन है, सेलुलोज मेम्ब्रेन है, ये सब एमॉर्फस फॉर्म है। थोड़ा हमने कल बात की थी कि अगर आप एंशिएंट बिल्डिंग्स को देखेंगे, वहां पर जो ग्लास है वो कहीं कहीं पर जो है वो टर्बिड हो जाता है, धुंधलापन हो जाता है उसमें। और ये क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड में अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन बड़ा अच्छा पॉइंट है। सम ग्लास ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एंशिएंट सिविलाइजेशन आर फाउंड टू बिकम मिल्की। कहने का मतलब ये है कि पूरा ग्लास ट्रांसपेरेंट दिख रहा होगा, लेकिन उसमें कहीं कहीं ब्लडनेस होगी, कहीं पर मिल्कीनेस होगी। और वो मिल्कीनेस किसकी वजह से होगी, क्योंकि वो कैसा हो गया, ओपेक हो गया। वैसे ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन अगर ग्लास के अंदर जो SiO4 नेगेटिव यूनिट्स हैं, दे ऑक्युपाई द लॉन्ग रेंज ऑर्डर, देन दे बिकम ओपेक, और इसी वजह से वहां पे आपको थोड़ी सी मिल्कीनेस दिखाई पड़ती है। क्यों दिखती है, क्योंकि उस पोर्शन में जो SiO4 नेगेटिव यूनिट्स हैं, दे हैव एक्वायर्ड लॉन्ग रेंज ऑर्डर और दे हैव अंडरगॉन क्रिस्टलाइजेशन। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है व्हाई इन केस ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एंशिएंट सिविलाइजेशन milkiness is appears milkiness is observed in case of glass object or in glass pens, तो आप सीधा आंसर लिखेंगे because of
some crystallization of SiO4 4 negative units in that portion. क्या आंसर लिखेंगे? Because of some crystallization of SiO4 4 negative units in that portion. Crystallization means in that portion SiO4 4 negative units will occupy long range order. फिर आपको थोड़ा और बताया था, देखिए ये भी एक पॉइंट यहाँ पर आता है कि जो ग्लास है उसकी प्रॉपर्टी है टू फ्लो लाइक अ लिक्विड एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ सुपर कूल्ड लिक्विड. क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, बताया था कल आपको. ग्लास इज कंसीडर्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड बिकॉज इट हैज प्रॉपर्टी टू फ्लो लाइक अ लिक्विड. और इसी वजह से ग्लास पेन्स फिक्स टू विंडोज और डोर्स ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स are invariably found to be slightly thicker at the bottom than at the top. मतलब जो वो दरवाजा होगा शीशे का, उसका बॉटम जो है वो थोड़ा थिकर होगा और जो ऊपर का पोर्शन है वो थोड़ा सा टैपर होगा, क्योंकि जब सनलाइट उससे पड़ेगी तो स्लोली एंड ग्रेजुअली विद अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम the glass will move downward due to gravitational force and the bottom portion becomes slightly thicker than the upper portion. So this is because the glass flows down very slowly and makes the bottom portion slightly thicker. ये कल प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे थे, आइसोट्रॉपी की और एनाइसोट्रॉपी की, तो उसको आपको सीखना होगा. कल हमने आपसे कहा था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, पहले एमॉर्फस की बात में करते हैं, ये आपके सामने क्रिस्टलाइन बना हुआ उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एमॉर्फस की बात कर रहा हूँ. एमॉर्फस सॉलिड्स में आप देखेंगे सब जगह इरेगुलरिटी है, किसी भी डायरेक्शन में आप चले जाओ देयर इज ए इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, और किसी भी एक्सिस के अलोंग मूव कर जाइए तो आपको एक इरेगुलर अरेंजमेंट ही मिलेगा, यानी कि चारों तरफ यूनिफॉर्मिटी है. और इसी वजह से एमॉर्फस सॉलिड्स के केस में कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं, जैसे कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो गया, वो कैसा रहेगा? सभी डायरेक्शन में सेम रहेगा. और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं आइसोट्रॉपी. और ऐसे सॉलिड्स जो ये आइसोट्रॉपी शो करते हैं वो कहलाते हैं आइसोट्रॉपिक इन नेचर. तो हमारे पास एनसीईआरटी में एक प्रॉब्लम है जिसमें हमसे पूछा गया व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉलिड. तो कभी भी आप ये नहीं बताएंगे अगर ग्लास का जिक्र हो रहा है कि ग्लास इज एमॉर्फस सॉलिड, नहीं, उसका नेचर पूछे. नेचर क्या होगा उसका? आइसोट्रॉपिक. ये क्वेश्चन बोर्ड में आया है तो बच्चों ने काफी गलती की है, उन्होंने बता दिया कि ग्लास इज अ एमॉर्फस सॉलिड, वो नहीं चलेगा. ये लिखना है कि नेचर क्या है तो आइसोट्रॉपिक नेचर क्या है. इट इज बिकॉज देयर इज नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर इन देम एंड अरेंजमेंट इज इरेगुलर अलोंग ऑल डायरेक्शन. पूछ सकते हैं व्हाई एमॉर्फस सॉलिड शोज आइसोट्रॉपी, आप बताएंगे इट इज बिकॉज देयर इज नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर इन देम एंड द अरेंजमेंट इज irregular along all direction. Therefore, value of any physical property would be same along n direction. और क्रिस्टलाइजेशन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें ऐसा नहीं होगा. देखिए आप ए बी एक्सिस के लॉन्ग चल रहे हैं, पहले तो आप ये समझिए इसके अंदर जो एटम्स का अरेंजमेंट है, या दो पार्टिकल्स जो भी है, एक रेड वाला दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, ये रेगुलर अरेंजमेंट में देखिए, सेम डिस्टेंस इसकी इससे इसकी सब रेगुलर अरेंजमेंट है. तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है. ऐसी फिगर बन के भी आई है बोर्ड में एक बार, और पूछा है व्हाट फिनोमेना दिस पिक्चर रिप्रेजेंट. तो इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि जो सी और डी एक्सिस के अलोंग आप एटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हो, रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू, लेकिन ए और बी के एक्सिस के अलोंग जब आप चल रहे हो सब ब्लू आ रहे. तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट डायरेक्शंस पर चलने पर, डिफरेंट एक्सिस के अलोंग मूव करने पर वी गेट डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. और इसी वजह से ये एन आइसोट्रॉपी शो करते हैं, या ऐसा बोला जा सकता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर. दैट इज सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स show different values when measured along different direction in the same crystal. ये होता क्यों है? This arises from different arrangement of particles in different direction. बस ये लाइन लिखनी है. लेकिन जब जब पूछा क्वेश्चन, मैंने क्वालिफाई में काफी बार दिया, प्री बोर्ड्स में काफी बार दिया है, तो बच्चे इस लाइन को नहीं लिखते पर्टिकुलर, पता नहीं किसी और बातों में फंस जाते हैं. अगर क्वेश्चन पूछा जाता है why crystalline solid does not show isotropy, तो बस ये लिखेंगे it is due to different arrangement of particles in different direction. It is due to different arrangement of particles in different direction या along different axis. इतनी सी बात लिखनी है, लेकिन बच्चे इसको बहुत अच्छी तरीके से लिख नहीं पाते. ठीक है, तो ये बात आपसे कल हुई.
और दो चार बातें हुई थी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनके शार्प मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे, मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे, क्लीवेज प्रॉपर्टी में जाएंगे, यानी कि स्मूथ सर्फेसेस मिलेंगी क्लीव जब करेंगे। हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा इनका, डेफिनेट होगा। जो आपके एमॉर्फस है उनमें कैसा होगा, इनडेफिनेट होगा। कुछ पोर्शन किसी टेम्परेचर में मेल्ट हो रहा होगा, कुछ पोर्शन किसी में। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो एनाइसोट्रॉपिक नेचर के हैं। एमॉर्फस सॉलिड्स कैसे हैं, आइसोट्रॉपिक नेचर के हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं दे आर टू सॉलिड्स। और जैसा आपको बताया कि गिलास जो है वो फ्लो की प्रॉपर्टी रखता है, फ्लो होने की प्रॉपर्टी सॉलिड्स की नहीं होती। वो या तो लिक्विड्स करेंगे या गैसेस करेंगे, और इसी वजह से जो आपके ग्लास है वो क्या कहलाएंगे, सुपर कूल लिक्विड कहलाएंगे। तो ऐसा भी हम लिख सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड पर से लॉन्ग रेंज ऑर्डर, यानी कि कितना भी आप डिस्टेंस तक उस सॉलिड को ऑब्जर्व करेंगे आपको सेम पैटर्न नहीं मिलेगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। हो सकता है थोड़ा दूर चलने पर लगे कि भाई सेम अरेंजमेंट चल रहा है, लेकिन उसके बाद क्या हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जो अच्छी बुक्स हैं वो लिखती हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पॉसेसेस बोथ लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट रेंज ऑर्डर। जो अच्छी बुक्स हैं, यानी कि एनसीईआरटी अच्छी नहीं है मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अब परफेक्शन देखिए कहीं भी नहीं आएगा। तो इसलिए जो बहुत समझदार वाली बुक्स हैं वो लिखते हैं कि भाई दे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं दे पॉसेस लॉन्ग रेंज ऑर्डर एज वेल एज शॉर्ट रेंज ऑर्डर। कहीं कहीं थोड़ा डिस्टर्बेंस मिल सकता है, कोई भी चीज ऊपर ने परफेक्ट नहीं बनाई अपने अलावा। तो लेकिन यहाँ ऐसा होगा, एमॉर्फस सॉलिड्स में क्या है, यहाँ पे हमेशा शॉर्ट रेंज ऑर्डर ही मिलेगा। लेकिन क्रिस्टलाइन में हो सकता है कहीं कहीं जो है आपका शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी मिल जाता हो। तो कभी आईआईटी वगैरह में या कहीं किसी कंपटीशन में आ जाए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पॉसेसेस लॉन्ग रेंज ऑर्डर, बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर या कुछ और दे दे, तो अच्छी बुक्स जो लिखती है वो यही लिखती है दे पॉसेस बोथ लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट रेंज ऑर्डर। लेकिन अगर नीट की बात करें, नीट का जो कंडक्शन है वो सीबीएसई कराता है, और सीबीएसई पूरी तरह से एनसीईआरटी पे डिपेंडेंट है। तो अगर बच्चा कोई लॉन्ग रेंज ऑर्डर पर टिक करके आएगा तो मैं गारंटी दे रहा हूँ उसका यही वाला ऑप्शन सही होगा। भले ही मैं कह रहा हूँ कि वाला ऑप्शन लॉन्ग रेंज एज वेल एज शॉर्ट रेंज ऑर्डर, बहुत सी अच्छी बुक्स जो अच्छे राइटर्स की, फॉरेन राइटर्स की हैं, अच्छे मतलब फॉरेन राइटर्स का मतलब ये नहीं अच्छे राइटर्स ही है वो, लेकिन उनकी एक्सेप्टेंस थोड़ी ज्यादा होती है, उनकी बात थोड़ी लॉजिकल लगती है, इनके उन्होंने एग्जाम्पल ऐसे ऐसे दिए हुए हैं जिससे उनकी बात मानना पड़ जाती है कि हाँ भाई है तो ये ट्रू सॉलिड। तो कहीं ना कहीं उनकी बात सच लगती है, इसलिए उनको वेटेज थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि वो सभी चीज़ों को कोशिश करते हैं कि सही मायने में लिख दें। तो ये देखिए अमॉर्फस सॉलिड्स बहुत यूजफुल है। कल बात हुई थी गिलास, रबर, प्लास्टिक, ये बस तीन यहाँ पे याद रखें, गिलास, रबर, प्लास्टिक, इससे बात बन जाएगी। एंड ऑल पॉलीमर्स, दे ऑल आर अमॉर्फस सॉलिड्स। कल ये एग्जाम्पल भी डिस्कस किया था, अमॉर्फस सिलिकॉन इज वन ऑफ द बेस्ट फोटोवोल्टिक मटेरियल। फोटो मींस लाइट, वोल्टिक मींस जो करंट प्रोड्यूस कर सके। ऐसी डिवाइस जो कि लाइट की हेल्प से करंट प्रोड्यूस कर सके वो कहलाती है फोटोवोल्टिक डिवाइस, और उसमें जो मटेरियल यूज होता है वो होता है आपका अमॉर्फस सिलिकॉन। तो सिलिकॉन ऐसा नहीं है कि सिलिकॉन हमेशा क्रिस्टलाइन ही होगा, आज पढ़ेंगे हम सिलिकॉन के बारे में। तो ऐसा नहीं सिलिकॉन की अमॉर्फस फॉर्म भी हो सकती है। बेसिक डिफरेंस क्या है, अरेंजमेंट। अगर अरेंजमेंट रेगुलर है तो वो क्रिस्टलाइन, और अरेंजमेंट अगर इरेगुलर है तो वो क्या हो गई, अमॉर्फस हो। ये क्वेश्चंस मैंने कल डिस्कस किए थे, एक बार मैं एग्जाम पे जरूर डिस्कस करना चाहूंगा कि पॉली यूरिथेन, जहां वर्ड पॉली आ गई वो सब क्या हो गए, पॉलीमर। एंड ऑल पॉलीमर्स आर अमॉर्फस सॉलिड्स। टेफ्लॉन इज अ पॉलीमर, आपने सुना होगा जो आपके घर में आयरन है उसकी जो बेस है वो टेफ्लॉन कोटेड है। आजकल कार पे, बाइक्स पर सब टेफ्लॉन कोटिंग आ रही है, तो वो सब कैसे हैं आपके, पॉलीमर्स है। तो ये सब अमॉर्फस फॉर्म है। पोटेशियम नाइट्रेट है, ये आपका आयनिक सॉलिड आज पढ़ेंगे। सेलोफेन है, ये आपका मेम्ब्रेन है, एक सेलोफेन मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं हम। इट इज ऑल्सो एन अमॉर्फस सॉलिड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी जिसे हम बोलते हैं, घर में देखा होगा ड्रेनेज पाइप लगते हैं पीवीसी के, तो वो सब आपके क्या है, अमॉर्फस सॉलिड्स हैं। फाइबर ग्लास, आपके घर में जितने भी ग्लास हैं या फाइबर की शीट्स वगैरह देखा होगा छत पे लोग डाल लेते हैं थोड़ा सा, कि जो वेंट ये जो लाइट है वो भी बनी रहे और जो रेन वगैरह वो ना है, तो वो सारे फाइबर जो जितने भी गिलास हैं वो सब कैसे हैं आपके, सब अमॉर्फस सॉलिड्स। एक 1.5 और डिस्कस करना चाह रहा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सॉलिड इज ऑब्जर्व टू हैव सेम वैल्यू अलोंग ऑल डायरेक्शन। तो इसका नेचर बताना है, तो जाहिर सी बात है जब सारी वैल्यू सेम डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन में सेम चल रही है, सो इट इज एन अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन। नो नो, अमॉर्फस देखिए कह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सॉलिड इज ऑब्जर्व टू हैव सेम वैल्यू अलोंग सेम डायरेक्शन। ग्लास का कोई छोटा पीस हो
और उसी ग्लास का एक बड़ा पीस हो उसी मेटेरियल का, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा, क्योंकि जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का वो पूरे सॉलिड में कैसा है, इरेगुलर है, किसी डायरेक्शन में आप चले जाओ, इसलिए प्रॉपर्टीज कैसी होंगी। आइसोट्रॉपिक। हाँ, नेचर पूछा है इसमें, नेचर कौन सा हो गया, आइसोट्रॉपिक इन नेचर हो गया। और आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं वुड इट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी, तो क्लीवेज प्रॉपर्टी पूछने का मतलब ये है क्या स्मूथ क्लीवेज होगी या इरेगुलर सरफेस मिलेंगी, तो इट विल नॉट अंडरगो क्लीवेज प्रॉपर्टी, मींस इफ इट इज क्लीव्ड इट विल गिव इरेगुलर सरफेसेस नॉट स्मूथ सरफेस। ये सारी बात कल हमने की थी, आज नया बात हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल। ये आप में से किसी से स्क्रीन पे ना बेटा कुछ लिख गया है, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, जरा ये अपना मार्क जो आपने बनाया हुआ है ना स्क्रीन पे, ये किसी बच्चे से बन गया है, गलती से इसको जरा हटा लीजिए। ठीक है, तो अब आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम करेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमॉर्फस की इतनी ही बात केवल हमें पढ़नी थी, आज हम बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हमने बेसिकली 4 टाइप से डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, द सॉलिड इन विच whole molecule contributes in the solid formation. In molecular solid, the constant particles are molecules. Constant particle 3 मैंने आपको बताए, atoms, molecules और ions. यहाँ जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, molecules की हो रही है। Those solids in which constituent particles are molecules, the whole molecule will contribute in solid formation. Such solids are called molecular solid, and now they are categorized into 3 types. First is non-polar molecular solid. Non-polar means जिनकी पोलैरिटी क्या हो, जीरो हो। पोलैरिटी जीरो का मतलब क्या हो गया, नॉन पोलर हो। जैसे कुछ एग्जाम्पल उन्होंने दिए, देखिए हमें ये एग्जाम्पल उन्होंने हमें दिए हैं, H2, Cl2, I2, जितने भी हमारे नोबल गैस हैं सब नॉन पोलर हैं। तो जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं दे are the type of molecular solid. The whole molecule will contribute in the solid formation. And because these are the non-polar molecules, so these such solids are called non-polar molecular solid. और यहाँ important बात हमें ये याद रखनी है that in case of non-polar molecular solid, the forces of attractions are very weak type, weak dispersion forces और लंदन फोर्सेस वर्क इन केस ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब जब सबसे वीक टाइप के इंटरेक्शन वर्क कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स भी कैसे होंगे, बहुत ही लो होंगे। और ये जनरली क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर दे यूजुअली इन लिक्विड और गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, लेकिन हम इनको कूल करके सॉलिडिफाई कर सकते हैं। तो ये सब कैसे हैं आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, जैसा आपने नाम सुना होगा ड्राई आइस। ड्राई आइस इज सॉलिड CO2। उसको ड्राई आइस इसलिए बोला, इट हैज प्रॉपर्टी जस्ट लाइक आइस। अगर आपने रेफ्रिजरेटर का, अपने फ्रिज का रेफ्रिजरेटर ओपन करेंगे और उसमें आइस फ्रोजन है तो आप देखेंगे वहां से फ्यूम्स निकलते दिखाई पड़ेंगे। दैट मीन्स आइस कैन डायरेक्टली कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस फॉर्म, इट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इसी तरह से जो सॉलिड CO2 होती है बिल्कुल आइस की अपीयरेंस की होगी एंड दैट कैन आल्सो अंडरगो सब्लिमेशन। और ये रिजेम्बलेंस होने की वजह से हम सॉलिड CO2 को ड्राई आइस भी बोल देते हैं, बिकॉज जस्ट लाइक ड्राई आइस सॉलिड CO2 कैन अंडर आल्सो गो सब्लिमेशन। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो पोलर हो, जैसे HCl है, SO2 है, ये सब कैसे हैं, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है। पोलर का मतलब चार्जेस होंगे मॉलिक्यूल्स के अंदर, और जब चार्जेस होंगे तो कौन सा इंटरेक्शन लगेगा, स्ट्रॉन्गर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये स्ट्रॉन्गर होते हैं लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं। ये जो कंपेरेबिलिटी बताई है ये बताई है इन्होंने, ऊपर जो आपने नॉन पोलर पढ़े उनके मुकाबले थोड़े से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे, वन ओवर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के मुकाबले डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। हालांकि ये भी जो है ये वीक इंटरेक्शन होने की वजह से सॉफ्ट होंगे, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, मेल्टिंग पॉइंट इनके काफी हाई होंगे इन कंपेरेटिव टू नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। जैसे इनके एग्जाम्पल सॉलिड CO2, सॉलिड अमोनिया आर सच एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड। थर्ड कैटेगरी इसमें पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड में, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड।
तो हाइड्रोजन बॉन्डेड, जैसे नाम समझ में आ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन से होंगे इसमें? हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर just like the dipole-dipole interactions, but they are stronger than the dipole-dipole interaction. तो जैसे आपको मालूम ही है, क्लास 11 में पढ़ा हुआ था हमने कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो केवल या तो H के बीच में बनेगा या F के। H और O, H और N, दे आर, जैसे NH3 है उसमें H बॉन्डिंग होगी, वाटर है उसमें H बॉन्डिंग होगी, HF है उसमें H बॉन्डिंग होगी। तो वो सब क्या कराएंगे आपके हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। दे ऑल आर नॉन कंडक्टर। देखिए कहीं भी आयंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है इनमें कहीं पे भी, तो इसलिए जितने भी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं वो सब क्या आपके नॉन कंडक्टर हैं। तो ये सब आपके कैसे नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। तो इस तरह ये सब कैसे आपके वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं, सॉफ्ट लिक्विड्स हैं रूम टेम्परेचर पर, और नॉन कंडक्टर है। जितने भी आपके ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, आपने इसमें कहीं भी आयंस नहीं देखे हैं, कहीं भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिख रहे हैं फ्री। कंडक्शन या तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा या फिर किसकी वजह से होगा? आयंस की वजह से। तो ना तो यहाँ आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री फॉर्म में और ना ही आयंस है, इसलिए जितने मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर जितनी भी आपकी नोबल गैसेज हैं, या H2Cl2I2 मॉलिक्यूल्स हैं, P4 है, फास्फोरस है, बेंजीन है, ये सब आपके कैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। फिर बात करेंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा कौन कौन से मॉलिक्यूल पोलर हो सकते हैं। जो आपको नहीं आएगा, अभी आगे हम क्लासिफाई करेंगे, बताइए कौन सा सॉलिड है। जो आपको नहीं आएगा वो 99.99% मेरे पढ़ाने के बाद मॉलिक्यूलर सॉलिड ही होगा। अब उसमें से कौन सा होगा, नॉन पोलर, पोलर या हाइड्रोजन बॉन्डेड, वो आपकी समझदारी है, उसको आपको उस समय देखना पड़ेगा। लेकिन जनरली हमसे ये पूछते हैं कि भाई किस टाइप का सॉलिड है, तो उसमें क्या होता है, ये नहीं पूछते कि नॉन पोलर है, पोलर है, केवल ये पूछेंगे मॉलिक्यूलर है, आयनिक है, क्रिस्टलाइन है, कैसा है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड फिलहाल आपके रहेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास आयनिक सॉलिड। ये आप सबको बहुत अच्छे से पता है। इनमें कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होंगे? आयंस होंगे, कैटायंस होंगे और एनायंस होंगे। और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी स्ट्रॉन्ग टाइप का लगता है, जो कि होता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसीलिए जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। ये बड़ी अच्छी यहाँ पे टर्म आ रहा है, द सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर। हार्ड एंड ब्रिटल नेचर, हार्ड तो होंगे लेकिन ब्रिटल नेचर के होंगे। जैसे आप सन में अपना कोई प्लास्टिक का कोई भी आइटम है, जैसे चेयर वगैरह रख दो, आपको लगेगा प्लास्टिक बहुत हार्ड है, बहुत मजबूत लग रही है, लेकिन जैसे आप उसको तोड़ेंगे, अगर सन में रखा हुआ है काफी लंबे समय तक, तो जैसे पापड़ टूट जाता है बिल्कुल वैसे ही वो टूट जाते हैं। मतलब हार्ड है बट इजी टू ब्रेक। इसी तरह से सॉलिड्स आर हार्ड, आयनिक सॉलिड्स, बट ब्रिटल नेचर। अच्छा, ब्रिटल जो नेचर है वो आती है नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड की वजह से। ये बात आपको सीखनी है। नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड्स होते हैं आपके आयनिक बॉन्ड्स। जो ब्रिटलनेस जो है वो किसकी वजह से होगी? आपकी नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड की वजह से। ये बात अपनी एनसीईआरटी अगर आपके पास खुली हुई हो तो यहाँ पर लिख लेंगे नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। जो बच्चे कल ज्वाइन नहीं किए थे, आज ज्वाइन किए, मैंने उनको फिर से बता देता हूँ। एनसीईआरटी आपकी बहुत क्लैरिटी के साथ लिखी गई है, आप उसे पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल कॉमिक बुक की तरह लगेगी और आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। सब कुछ इसी में दिया हुआ है। तो आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड्स, दैट्स व्हाई दे आर ब्रिटल। जहां जहां पे नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड्स होंगे वो सब क्या होंगे? ब्रिटल। ये जो ग्लास है आपका वो भी ब्रिटल होता है, लेकिन वो आयनिक सॉलिड नहीं है। वो क्या है? एमॉर्फस सॉलिड है। इस बात का ध्यान रखेंगे। आपसे पूछ सकते हैं गिव वन सिमिलरिटी बिटवीन आयनिक सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड, तो क्या बताएंगे? आयनिक सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड बोथ आर brittle in nature. Brittle in nature means hard but easy to break. इस बात का ध्यान रखें। अब जो इनके मेल्टिंग वालिंग पॉइंट्स हैं वो तो भाई ज्यादा होंगे ही होंगे, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग कूलाम्बिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से इनको आयनिक बॉन्ड्स ही बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ही बोल सकते हैं, सब चलेगा। अब क्योंकि इसमें आयंस आ गए तो ये कंडक्शन तो कर सकते हैं, लेकिन तब जब आयंस कैसे होंगे? फ्री होंगे। लेकिन सॉलिड स्टेट में ये कैसे होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं। तो ये बात भी आपको देखनी है। सिंस द आयंस आर नॉट फ्री टू मूव,
क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं, इसलिए सॉलिड स्टेट में दे आर द नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिंस द आयंस आर नॉट फ्री टू मूव अबाउट, they are electrically insulated in solid state. However, in molten or when dissolved in water, the ions become free to move about the conduct and they conduct electricity. Question हमारे पास, why ionic solids are conductor in their aqueous form or when they are dissolved in water? तो ये लिखेंगे because the ions become free to move about and they conduct electricity. बस ये लिखेंगे क्योंकि वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बहुत ज्यादा है, तो जो आयंस के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा और आयंस क्या हो जाएंगे, फ्री टू मूव। बस ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आयंस बिकम फ्री टू मूव इन एक्वस सॉल्यूशंस और इन मोल्टेन फॉर्म, दैट्स व्हाई दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस फॉर्म एज वेल एज इन मोल्टेन फॉर्म। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज मेटेलिक सॉलिड्स। तो जो मेटेलिक सॉलिड्स हैं आपके, जितने भी मेटल्स आपने सुने हैं वो सब मेटेलिक सॉलिड्स ही हैं और काफी सुने हुए आप। यहाँ पर जो मेटेलिक सॉलिड्स हैं उनको हम एक मॉडल है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, यानी कि ऐसा मॉडल जिसमें इलेक्ट्रॉन का समुद्र हो। जैसे मैं कोशिश करूंगा एक आपको छोटा सा मेटल का पीस बनाने की, यहाँ पर इसमें ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है सब, ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का सी है मेटल सरफेस के अंदर। जो आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सी मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, इसमें जो मेटल की सरफेस ही दिखाई है इसमें सभी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन का सी है और इसमें पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स रहते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज कर्नल्स यहाँ रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स के सी में पॉजिटिव चार्ज कर्नल्स प्रेजेंट रहते हैं मेटल सरफेस के अंदर। अब क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्रेजेंट हैं दे आर फ्री टू मूव एंड दैट्स व्हाई मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मेटल्स की जो कंडक्टिविटी है इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। कंडक्टिविटी ऑफ मेटल यानी कि करंट को कैरिंग करने की जो कैपेसिटी है मेटल की, जो कंडक्टिविटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हुआ क्या, व्हेन यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर, कर्नल्स मूव नहीं करते इन जनरल, but when you increase the temperature these kernels also leave their positions and they dislocate from their positions और ये ऐसे जो स्पेसेस दिख रहे हैं इनके बीच में आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन जो फ्रीली मूव कर रहे थे इधर उधर उनके मूवमेंट में रेस्ट्रिक्शन क्रिएट कर देते हैं। तो इसीलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मेटल्स की जो कंडक्टिविटी है that is inversely proportional to temperature. As you increase the temperature, the kinetic energy of these positively charged kernels increases and they create restriction or obstruction in the movement of free electrons. तो जैसे मान लीजिए इसको हमारे पास सोडियम मेटल की बात करें तो सोडियम मेटल में क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ये तो हो गया पॉजिटिव चार्ज कर्नल और ये हो गया इसका एक फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये कर्नल्स हो गए और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो मॉलिक्यूलर मेटेलिक सॉलिड्स हैं उनमें कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या हुए, ना तो एटम्स हुए और ना ही आपके मॉलिक्यूल्स, क्या होंगे, कर्नल्स एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। मेटल्स आर orderly collection of positive ions surrounded by and held together by sea of free electrons. These electrons are mobile and are evenly spread throughout the crystal. Each metal atom contributes one or more electrons toward this sea of mobile electrons. These free and mobile electrons are responsible for high electrical and thermal conductivity of metals. When an electric field is applied, these electrons flow through the network of positive ions. Similarly, when heat is supplied to one portion of metal, the thermal energy is uniformly spread by free electron. Another important characteristic of metal in their luster and color.
ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से लस्टर वगैरह भी होती है। जब आप इस पर कोई लाइट डालेंगे तो मेटल सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और अपनी पोजीशन को टिल्ट करेंगे, ऑक्सीलेट करेंगे, जिसकी वजह से वो लाइट को रिफ्लेक्ट करने की पोजीशन में आ जाते हैं और इसी वजह से जो मैटर है वो हमें लस्टरस दिखाई पड़ती है, चमक दिखाई पड़ती है। और ये प्रॉपर्टी आपको मालूम ही मैटर्स की, हाईली मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैलिएबल मीन्स they can be drawn into sheets and ductile means they can be drawn into thin wires. So ये प्रॉपर्टी मैटर्स की आपको सब पता है। लास्ट हमारे पास है नेटवर्क और कोवेलेंट सॉलिड्स। नेटवर्क और कोवेलेंट सॉलिड क्या है, देखिए इसमें कांस्टेंट पार्टिकल क्या होंगे वो आपको सीखना है। अभी तक आपने तीन पढ़े, मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसमें कांस्टेंट पार्टिकल क्या थे, मॉलिक्यूल्स, ionic solid constant particles were ions, and metallic solid in which the constant particles are positive charge kernel and negatively charged electrons, right? अब लास्ट हम बात करेंगे कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। इनमें कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होंगे, एटम्स होंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। इन कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड द कांस्टेंट पार्टिकल्स आर एटम्स। आयंस तो हो गए आयनिक सॉलिड में, मॉलिक्यूल्स हो गए मॉलिक्यूलर सॉलिड में, पॉजिटिव चार्ज करने से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके मेटालिक सॉलिड्स में, और जो कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स हैं इनमें कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होंगे, एटम्स। इसके एग्जांपल देखेंगे आप, पहचान जाएंगे बहुत अच्छे से। ये आपके सामने क्लास 11 में पढ़ा है, ये डायमंड का स्ट्रक्चर है लेफ्ट में, राइट में आपके सामने ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। तो ये दोनों ही आपके नेटवर्क सॉलिड है। नेटवर्क का मतलब है जहाँ पे एक्सिस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स हों, जहाँ भी एक्सिस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे उनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत बहुत ज्यादा होंगे। दैट्स व्हाई दिस डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस इन द अर्थ क्रस्ट। लगभग 3000 से भी ज्यादा केल्विन टेम्परेचर इसका रहता है एंड ड्यू टू द नेटवर्क सॉलिड। ग्रेफाइट में लेकिन आपको पता है यहाँ पे ये वीक वन डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस आ गए इन बिटवीन द हेक्सागन लेयर्स, दैट्स व्हाई ग्रेफाइट बिकम्स सॉफ्ट एंड दे constant particles are atoms, no free electrons are present, but one exception is there, graphite, है ना। ग्रेफाइट का आपको मालूम है, ग्रेफाइट एक्सेप्शन है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड दे कैन मूव। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे, जो कोवेलेंट सॉलिड्स हैं दे आर जनरली इंसुलेटर्स बट ग्रेफाइट इज एन एक्सेप्शन। दे आर एक्सट्रीमली हार्ड बट ग्रेफाइट इज एन एक्सेप्शन। देखिए कुछ और एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं हम कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स के बारे में। कोवेलेंट सॉलिड की एग्जांपल भी है आपके पास, सिलिका, SiO2 क्वार्ट्ज जिसे हम बोल देते हैं, ये आपका नेटवर्क सॉलिड है। क्वार्ट्ज में आपको SiO4 यूनिट भी लिखी मिल सकती है, SiO2 भी मिल सकती है, कल बताया था मैंने। सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बन, डायमंड, ये एक छोटा सा एग्जांपल है AlN, एल्यूमिनियम नाइट्रेट। बच्चे जनरली से आयनिक लिख देते हैं, इसको ध्यान रखेंगे आप, इस पे मार्कर हाईलाइट कर लेंगे आप। जो कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स हैं ये उनमें से जो एल्यूमिनियम नाइट्राइड है ये कैसे है आपका कोवेलेंट सॉलिड है। तो आप देख सकते हैं उनमें कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या बताए आपको मैंने, एटम्स बताए। बॉन्ड कौन से रहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड रहेंगे, हार्ड होंगे, लेकिन एक्सेप्शन भी है, जैसे आपका ग्रेफाइट ऑफ एक्सेप्शन है वो थोड़ा सॉफ्ट होगा। मेल्टिंग पॉइंट नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह से बहुत ज्यादा हाई होगा। तो रेत हो गया, SiO2, क्वार्ट्ज हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सब आपके कैसे हैं, कोवेलेंट एंड मेट। सबसे आसान आपके लिए मेटालिक रहेंगे पहचानने में, है ना, पता ही है आपको। आयनिक भी आप आसानी से पहचान सकते हैं, NaCl, जहाँ आयंस का इन्वॉल्वमेंट होगा वो आयनिक सॉलिड होंगे। और मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जांपल अब अच्छे से याद रखें, नोबल गैसेज हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर है, ये सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इसमें H बॉन्डिंग रहेगी। मैं देखिए क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पर, हमारे NCERT में दिए हुए क्वेश्चन हैं, आपको बहुत जल्दी नहीं करना है, आंसर करने में टाइम लेना है, क्योंकि जल्दीबाजी में गलती आप कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले सबसे आसान प्रॉब्लम हम देख लेते हैं। व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड्स आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, मैलिएबल एंड डक्टाइल। किस तरह के सॉलिड, अब एमॉर्फस की बात खत्म हो चुकी है, ये सब आपसे अब क्रिस्टलाइन की बात चलेगी पूरे चैप्टर में। एमॉर्फस का केवल इंट्रोडक्शन था एंड हाउ दे आर डिफर फ्रॉम द क्रिस्टलाइन। हाँ ये मेटालिक सॉलिड्स हो गए आप, क्योंकि मैलिएबल और डक्टाइल जब बात आ रही है तो सभी बच्चे पहचान पाएंगे, ये मेटालिक सॉलिड्स आपके हो गए। तो उनका टाइप क्या हो गया सॉलिड्स का, मेटालिक सॉलिड्स हो गए, ठीक है।
तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं मेटल्स, मेलेबल भी होते हैं, डॉन कैन बी डॉन इनटू थिन शीट्स एंड डक्टाइल कैन बी डॉन इनटू थिन वायर्स। ये देखिए 1.8 क्वेश्चन जो मैं आपसे उस समय डिस्कस कर रहा था वो आ गया। आयनिक सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड। सॉलिड स्टेट में वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन साइंस एक दूसरे से बंधे रहेंगे, लेकिन मोल्टेन स्टेट में क्या हुआ, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट गया, जिसकी वजह से आयंस क्या हो गए, फ्री टू मूव। बस एक लाइन लिखनी है, इन मोल्टेन स्टेट आयंस बिकम फ्री टू मूव, दैट्स व्हाई दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और अच्छा लिखना चाहते हैं तो ये बता देंगे, वेयर इज इन सॉलिड स्टेट द आयंस आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इन ionic forces of attraction or electrostatic force of attraction and are not able to move। ये बात भी होगी। इसका आंसर देखिए आप ही लोग करेंगे, यानी कोई सॉलिड ए है बहुत हार्ड है। जब बहुत हार्ड की बात आएगी तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो होगा आयनिक सॉलिड, हालांकि मेटल्स भी हो सकते हैं, मेटल भी हार्ड होते हैं, या जब कह रहे हैं वेरी हार्ड तो दो ही कंडीशन बची, आयनिक सॉलिड या फिर नेटवर्क सॉलिड। अब देख लेते हैं, सॉलिड ए इज वेरी हार्ड, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। अब आयनिक होता तो सॉलिड स्टेट में तो वो क्या होगा, इंसुलेटर होता। सॉलिड ए इज वेरी हार्ड, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड एज वेल एज इन मॉल्ट। अब देखिए मॉल्टन में भी उन्होंने क्या दिया, इंसुलेटर है, यानी मॉल्टन में वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं करा, तो आयनिक वाला बात जो खत्म हो गई। ये आयंस मॉल्टिन या एक्वस फॉर्म में कंडक्टर होते हैं, क्लास 10 में एक्टिविटीज आपने पढ़ी है, NaCl वगैरह को वाटर कंडक्ट करते इलेक्ट्रिसिटी सर्किट बना करके। तो और देखिए टाइम खत्म हो रहा है, मैं ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन आप करेंगे, रीडिंग लेंगे आज आप, और कल फिर